गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स लीडिंग टू फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक या ऐसे कारक जिनके कारण विस्मरण उत्पन्न होता है। विस्मरण से हमारा तात्पर्य है जब हम किसी भी कारण से अपनी स्मृति में उपलब्ध सूचनाओं को रिकॉल नहीं कर पाते, चाहे वो एनकोडिंग की वजह से हो अथवा स्टोरेज फेलियर की वजह से या रिट्रीवल फेलियर की वजह से, तो उसे फॉरगेटिंग कहा जाता है। फॉरगेटिंग मेमोरी की किसी भी अवस्था में हो सकती है। मेमोरी की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और यहाँ पर आप दाईं तरफ के चित्र में देख पा रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन बिट्स हैं ये कम होती जा रही हैं जैसे जैसे ये अगले भंडार में प्रवेश पा रही हैं। सेंसरी मेमोरी में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सूचनाएं शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंच पाती हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में से भी केवल वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टोरेज में पहुंच पाती हैं जो कि रिहर्स करी जाती हैं। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन पहुंच गई है उसमें से हम कितनी सूचनाओं को रिट्रीव कर पाएंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि विस्मरण किसी भी स्टेज पर हो सकता है मेमोरी के, और अलग अलग जो सिस्टम होते हैं उसमें विस्मरण के कारण अलग हो सकते हैं। मेनली हम इन फैक्टर्स को दो भागों में रखकर अध्ययन कर सकते हैं, नॉर्मल फॉरगेटिंग और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। नॉर्मल फॉरगेटिंग से हमारा तात्पर्य है जो नॉर्मल रूटीन केस में जो फॉरगेटिंग होती है, जो लगभग सभी व्यक्तियों के साथ ये फैक्टर्स काम करते हैं। और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग के उस प्रकार को कहा जाता है जहाँ पे जो फॉरगेटिंग है उसके पीछे कोई सीवियर डिसीज या किसी तरीके की मेजर इलनेस या कोई मोटिवेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए आगे हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो है इनइफेक्टिव एनकोडिंग। आपको पता है कि एनकोडिंग जो है वो मेमोरी इनपुट का पहला चरण है। जब सूचना मेमोरी में एंटर कर रही है उस समय एनकोडिंग होती है, और यदि ये सूचनाएं हमारे संज्ञानात्मक तंत्र में प्रवेश ही नहीं पा पाएंगी तो हमें क्या याद रहेगा। यानी एनकोडिंग फेलियर अपने आप में एक रीजन है। यदि इनफेक्टिव एनकोडिंग होती है, एनकोडिंग ठीक प्रकार से नहीं होती, तो फॉरगेटिंग होती है। और इस प्रकार की फॉरगेटिंग का कारण होता है कि व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। और इसी प्रकार से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोडिंग हो रही है तो उन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक अटेंड नहीं किया जा रहा, उनकी रिहर्सल नहीं की जा रही, और ये सूचनाएं जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश पा ही नहीं रही, तो आप उसको रिकॉल कैसे करेंगे। दूसरा फैक्टर आता है रिट्रीवल फेलियर, जिसे क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग से हमारा तात्पर्य है कि हमारी जो मेमोरी होती है उसके साथ हम कोई ना कोई संकेत यदि जोड़ लें तो वो मेमोरी परमानेंट हो जाती है। लेकिन इस तरीके की मेमोरी में एक दिक्कत ये आती है कि उन संकेतों के अभाव में हम उन इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव कर पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और ये मेमोरी क्यूज तीन प्रकार के हो सकते हैं, सिमेंटिक क्यूज यानी कि शाब्दिक संकेत, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज यानी कि आप जिस स्टेज में थे, जिस तरीके की आपके मूड या इमोशन थे, और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू यानी जिस तरीके की सिचुएशन में आपने उन मेमोरीज को स्टोर करा था। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टिप ऑफ द टंग फिनोमिना। आपको लगता है कि बस मुझे याद ही आने वाला है, मेरी जीभ की नोक पर इंफॉर्मेशन है, रिट्रीव कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको सही समय पर वो याद नहीं आ पाता। और देखिए यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रखी है कि ये आपकी जो एनकोडिंग हो रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉपर एनकोडिंग हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहे, यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से जो ब्लॉकेज आने की वजह से आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में समस्या होती है, इसे रिट्रीवल फेलियर या क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है वो है डिके या ह्रास।
यानी समय के साथ साथ जो हमारे मेमोरी ट्रेसेस हैं वो फेड हो जाते हैं, और इसके ऊपर इबिंगहॉस ने अपना एक पूरा सिद्धांत दिया है, डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। इबिंगहॉस को मेमोरी के फील्ड में पायनियर माना जाता है। वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेमोरी को एक्सपेरिमेंटल मेमोरी का रूप प्रदान किया, या जो मनोविज्ञान में स्मृति से संबंधित प्रयोग हैं उसका जो आरंभ था वो एबिंगहॉस ने किया। और उन्होंने अपने जो अध्ययन किया था उसमें जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए उसको उन्होंने प्लॉट करा, और उसे विस्मरण वक्र का नाम दिया गया। हम पहले इस बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं, और अपने सिद्धांत में उन्होंने ये बात बताई कि यदि सामग्री को रिहर्स नहीं किया जा रहा, यदि उस पर दोबारा से एक्सरसाइज नहीं की जा रही, तो जो एसोसिएशन बने होते हैं या जो लर्निंग हुई होती है वो धीरे धीरे फेड होने लगती है, और शुरू के जो कुछ समय होता है, जो कुछ मिनट कुछ घंटे होते हैं, उस समय ये मैक्सिमम ड्रॉप होता है, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन लॉस ग्रेजुअली होता जाता है, स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन लॉस होता जाता है। इंफॉर्मेशन कभी भी उतनी नहीं रह पाती जबकि ओरिजिनली सीखी थी। तो समय के साथ साथ मेमोरी ट्रेसेस के फेड हो जाने की वजह से फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है इंटरफेरेंस, जिसे बाधा या व्यतिकरण कहा जाता है। इंटरफेरेंस से मतलब है जब पहले सीखी हुई सामग्री बाद की जो लर्निंग है उसमें इंटरफेरेंस कर रही है, या जो पहले आपको आता है वो नई लर्निंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इंटरफेरेंस में सीधे सीधे ये बात है कि दो इंफॉर्मेशंस आपस में उलझ जा रही हैं, जिसकी वजह से आइदर इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करने में समस्या आ रही है। तो पहले का एग्जांपल ये है, पहला जो टाइप है वो है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे पूर्वानुमुखी बाधा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपने जो पहले से जो लर्निंग कर रखी है वो आपकी नई लर्निंग में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है कि एक लड़की है जो कि फ्रेंच पढ़ रही है, उसके बाद वो स्पेनिश पढ़ रही है, दो अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज हैं, और अब जब वो स्पेनिश का पेपर दे रही है तो जो फ्रेंच जो उसका सीखा हुआ है वो आके उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी पहले से जो चीज आती है, पहले से जो कार्य आता है वो नए कार्य के अर्जन में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी का दूसरा प्रकार है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में होता है पश्चोन्मुखी बाधा, यानी जो बाद में सीखा जा रहा है वो पहले सीखी गई सामग्री को याद रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल है, लेकिन अब टेस्ट कौन सा हो रहा है इसमें अंतर हो गया। एक लड़की फ्रेंच लर्न कर रही है, उसके बाद स्पेनिश लर्न कर रही है, और अब उसका फ्रेंच का एग्जाम है। तो जो उसने स्पेनिश सीखी है वो लैंग्वेज उसके फ्रेंच के एग्जाम में इंटरप्ट कर रही है। यानी क्या होता है कि कुछ शब्द या कुछ जो फॉर्मेशंस होती हैं वो दूसरी लैंग्वेज की आके इंटरफेयर करती है, जिससे उसकी जो रिकॉल परसेंटेज है वो पुअर हो जाती है। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस दो प्रकार की होती हैं, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव, और दोनों ही के कारण जो ओरिजिनल मटेरियल है उसके रिकॉल में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एजिंग। एजिंग यानी एज बढ़ने के साथ साथ जो भूलना है वो आयु बढ़ने का एक प्रभाव कह सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे उसके सारे शरीर में परिवर्तन होता है, और ये जो ग्रोथ होती है ये पूरे शरीर में होती है। उसी प्रकार से ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से एजिंग होने की वजह से, ब्रेन के सेल्स की एजिंग होने की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति की याद रखने की क्षमता कम होती जाती है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हर एक व्यक्ति पे ये प्रभाव अलग अलग पड़ता है,
क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो कुछ व्यक्ति जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं, कुछ समय के साथ भूलना शुरू करते हैं। और ये जो फॉरगेटिंग होती है ये बहुत सिंपल फॉरगेटिंग होती है, ये मेडिकली जैसे अल्जाइमर डिसीज होती है इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जैसे कुछ बात याद नहीं रही या कोई चीज रखकर भूल गए, इस तरीके की जो फॉरगेटिंग होती है वो एज के साथ साथ देखने में आती है। अब इसके बाद फैक्टर्स आते हैं जो कि सीधे सीधे लर्निंग से रिलेटेड हैं। इसमें क्या है कि आप क्या सीख रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कितने लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है कि जो लर्न्ड मटेरियल है, जो सीखी गई सामग्री है, उसका नेचर किस प्रकार का है। अब यहाँ पर बेसिकली जो मटेरियल हम बात कर रहे हैं वो वर्बल लर्निंग से रिलेटेड है। तो अब जो भी मटेरियल लर्न किया जा रहा है, मेमोराइज किया जा रहा है, वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक शब्द और मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्दों से हमारा तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता या एसोसिएशन नहीं होता। और सामान्य सी बात है कि जिस चीज का कोई एसोसिएशन नहीं है उसको याद रखने में दिक्कत होगी। इसी वजह से सार्थक सामग्री लंबे समय तक याद रहती है और नॉनसेंस सिलेबस जल्दी भूल जाया जाता है। दूसरा फैक्टर आता है डिग्री ऑफ लर्निंग, यानी आपने जो सीखा है वो कितने समय सीखा है, कितना ज्यादा उस पर प्रयास किया है। तो ओवर लर्निंग है या अंडर लर्निंग है। प्रयोगों में यह देखा गया है कि यदि आइटम की ओवर लर्निंग करी जाती है तो वो लंबे समय तक ध्यान रहता है, उसके मेमोरी ट्रेसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और यदि अंडर लर्निंग करी गई है, कम सीखा गया है, तो नेचुरली उस मटेरियल की फॉरगेटिंग जल्दी होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है मेथड ऑफ लर्निंग। मेथड ऑफ लर्निंग से मीनिंग है कि किस तरीके से सीखा गया है, कौन सा मेथड याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए यूज किया गया है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यहाँ पर हम केवल 2 मेथड की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और मास। यानी आप जैसे आंशिक सीखना, यानी थोड़ा सा अभी पढ़ लिए, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा बैठकर पढ़ लिए। और मास लर्निंग में क्या होता है, आप एट ए स्ट्रेच बहुत सारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह देखा गया है कि जब सामग्री की लेंथ ज्यादा होती है उस समय डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं उसके ट्रेसेस कंसोलिडेट होने में, दृढ़ होने में जो समय चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। जबकि मास लर्निंग में ब्रेन को रिवीजन का और उन ट्रेसेस को मजबूत करने का टाइम नहीं मिल पाता। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है लेंथ ऑफ लर्न्ड मटेरियल, यानी जो भी सामग्री है उसकी लंबाई क्या है। ये यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको याद रखने में, रिकॉल करने में उतनी ही दिक्कत होगी, और जो कम लेंथ का मटेरियल है वो आसानी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, यानी उस व्यक्ति से संबंधित फैक्टर्स जो सीख रहा है, जो मेमोराइज कर रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मेंटल सेट, यानी कि मानसिक तत्परता। ये इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को बता दिया जाता है कि उसका रिकॉल टेस्ट होने वाला है या उससे सुना जाने वाला है, पूछा जाने वाला है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होता है और उसका जो रिकॉल परसेंटेज है वो अच्छा होता है। जबकि यदि उसे बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उससे पूछ लिया जाए, रिकॉल करने को कहा जाए, तो वो कठिनाई का अनुभव करता है। इसी प्रकार से मोटिवेशन या प्रेरणा भी फॉरगेटिंग को प्रभावित करता है, क्योंकि ये माना गया है कि जब तक व्यक्ति का मेमोराइज करने की मोटिवेशन नहीं होगी, जब तक तत्परता नहीं होगी सुनाने की या बताने की, तब तक वो सही तरीके से नहीं बताएगा और उसका जो रिकॉल परसेंटेज है वो पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है इमोशनल स्टेट या उसकी सांवेगिक दशा। जब व्यक्ति किसी तरीके से तनाव में है या परेशानी का अनुभव कर रहा है या डरा हुआ है, उस समय उसका रिकॉल परसेंटेज पुअर होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है एग्जॉशन या थकान।
और लैक ऑफ स्लीप, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं तो दोनों अलग फैक्टर, लेकिन दोनों को एक साथ लेकर बताया जा सकता है। यदि व्यक्ति थका हुआ है या पूरी तरीके से नींद नहीं ली है तो उसका जो रिकॉल परसेंटेज है, याद करने की क्षमता है, जवाब देने की जो तत्परता है वो कम हो जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस पुअर रहेगी। फिर एब्सेंट माइंडेडनेस, ये क्या होता है? एब्सेंट माइंडेडनेस का मतलब है व्यक्ति यदि ध्यान नहीं दे रहा, वो प्रश्न की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, या वो सुनकर अनसुना कर रहा है, या उसे बात समझ में नहीं आई, किसी भी वजह से वो जो उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है उसके प्रति उसका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आएगा, और जो आपको ये लगेगा कि उस व्यक्ति को याद नहीं है, बल्कि होता क्या है, उसका ध्यान ही नहीं होता उस तरीके की, वो या तो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से, जिसकी वजह से वो रिट्रीव नहीं कर पा रहा, या वो उस जो उसको हिंट दिया जा रहा है, क्यू दिया जा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा और उसकी वजह से जवाब नहीं दे पा रहा। तो कोई भी फैक्टर हो, उसका जो फॉरगेटिंग दिखाई देती है उसके रिस्पॉन्स में। एक और फैक्टर जो आजकल बहुत देखने में आता है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक नया कॉन्सेप्ट है, और इससे क्या तात्पर्य है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें इतनी ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठी हो गई हैं, हमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर है कि हम बहुत सारी सूचनाएं वातावरण से लेते रहते हैं, लेकिन ये सभी सूचनाएं जो होती हैं ना तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती, और जब बहुत ज़्यादा सूचनाएं आती हैं तो ब्रेन उसकी स्टोरेज नहीं कर पाता, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप कोई और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं और जवाब कुछ और निकल के आता है, कोई और इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है, तो जब सूचनाओं का ओवरलोड हो गया, बहुत ज़्यादा भंडारण हो गया, तो आप सूचना को ढंग से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, पुअर रिट्रीवल होगा। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल फॉरगेटिंग की। एबनॉर्मल फॉरगेटिंग को एमनीशिया भी कहा जाता है, और एमनीशिया जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी, चोट, बीमारी या किसी दवा का असर या कुछ इसी प्रकार के फैक्टर, जैसे कोई मोटिवेटिंग कॉज, कुछ भी इस तरीके के फैक्टर होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति अपनी मेमोरी को रिट्रीव नहीं कर पाता, और ऐसा लगता है कि जो उसकी मेमोरी है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एमनीशिया में जो मेमोरी लॉस होता है वो सीवियर लॉस होता है, मतलब उसको रिट्रीव करने के चांसेस कम होते हैं, होता तो है लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। एमनीशिया एक जनरल टर्म है फॉर द इनेबिलिटी टू रिकॉल सर्टेन मेमोरीज, यानी कुछ मेमोरीज को रिकॉल करने की इनेबिलिटी, और आमतौर पर ये जो मेमोरीज होती हैं ये डिक्लेरेटिव मेमोरीज रिलेटेड होती हैं, यानी कि जो आपके पास सूचनाएं जिनको आप व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी सूचनाओं को आप रिट्रीव करने में खुद को असमर्थ पाते हैं, यानी जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है या जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है वो पुअर हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्राणी जो है, व्यक्ति जो है, वो नई मेमोरीज को फॉर्म भी नहीं कर पाता। तो इसमें जो पहले फैक्टर आते हैं वो है एक्सटर्नल फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो बाह्य कारक हैं। तो पहला फैक्टर है एमनीशिया फ्रॉम ब्रेन डैमेज, मस्तिष्क में किसी प्रकार की डैमेज होने की वजह से। और ये वाला जो एमनीशिया है उसमें ब्रेन के अलग अलग पार्ट में डैमेज हो सकता है, आमतौर पे टेम्पोरल लोब, जो कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर किसी प्रकार की चोट लगने की, और हिप्पोकैम्पस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राणी होता है वो उस समय के पहले या बाद की इंफॉर्मेशंस को पूरी तरीके से भूल जाता है। यहाँ पर नीचे आप पिक्चर में एक एरो देख पा रहे हैं। इस एरो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रखी है कि एमनीशिया किस प्रकार की होती है। ये टाइम डिनोट करने वाला एरो है, और ये दिखा रखा है डेट ऑफ ब्रेन इंजरी, ये सेंटर में दिखा रखा है। अब
यदि जिस दिन मस्तिष्क में चोट लगी है, किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, यदि उससे पहले की इंफॉर्मेशन बर्थ से लेके तब तक की इंफॉर्मेशन का यदि लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसे रेट्रोग्रेड पीरियड कहा जाता है और ऐसे एमनीशिया को रेट्रोग्रेड एमनीशिया कहा जाता है। और यदि चोट लगने के बाद से अभी तक की मेमोरी का लॉस हो रहा है, तो उसे एंटीरोग्रेड पीरियड या एंटीरोग्रेड एमनीशिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से एमनीशिया के दो प्रकार होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया में देखिए वही बात जो मैं आपको पहले बता रही थी, इनेबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज मेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ एमनीशिया, यानी जब से एमनीशिया स्टार्ट हुआ है उससे पहले की जो मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करने की इनेबिलिटी। और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होने की जो मेन रीजंस होते हैं वो सिर पर लगी चोट या ब्रेन डैमेज किसी भी वजह से या ब्रेन के किसी पार्ट में अदर देन द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस पे लगी चोट यहाँ पर अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो होता है वो नई इंफॉर्मेशंस की जो नई मेमोरीज फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अदर देन हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन में जो भी डैमेज हो रहा है वो हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो जो ब्रेन डैमेज जो हो रहा है उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी मस्तिष्क की जो धमनियां होती हैं उसमें लगी कि चोट किसी प्रकार की, स्ट्रोक, ट्यूमर, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से मतलब है ऑक्सीजन की कम सप्लाई, एनसेफेलिटिस किसी प्रकार का इन्फेक्शन, और क्रोनिक अल्कोहलिज्म यानी कि बहुत ज्यादा मद्यपान करने की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है। और रेट्रोग्रेड एमनीशिया आमतौर पर टेम्परेरी होता है क्योंकि इसके पीछे मेडिकल रीजंस इन्वॉल्व हैं। और यदि किसी तरीके से इन रीजंस को ट्रीट किया जा सके तो जो मेमोरीज समाप्त हुई हैं उनमें से काफ़ी मेमोरीज को रिट्रीव किया जा सकता है यदि सही ट्रीटमेंट मिल जा रहा है और डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो। दूसरा जो टाइप आता है वो है एंटीरोग्रेड एमनीशिया। इससे तात्पर्य है इनेबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एमनीशिया, यानी कि जो पहली मेमोरीज हैं वो इंटैक्ट रहेगी, चोट लगने या डैमेज होने से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन बाद में नई इंफॉर्मेशंस नई मेमोरीज फ्रेम नहीं हो पाती और उससे चोट लगने के बाद से व्यक्ति की जो मेमोरी सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है। और इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म या सीवियर माल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा कुपोषण, किसी विशेष तत्व की कमी होना, स्ट्रोक, हेड ट्रॉमा, किसी तरीके की चोट मस्तिष्क हेड के ऊपर, सर्जरी, कई बार सर्जरी के कारण भी, जैसे कोई गलत जो भाग है उसकी सर्जरी हो जाए, गलत कट लग जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स, फिर से वही मस्तिष्क की धमनियों में किसी प्रकार की समस्या, एनोक्सिया या किसी प्रकार का दूसरा ट्रॉमा। अब ये जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और इसमें यही होता है कि जो प्राणी की जो डेक्लरेटिव मेमोरीज हैं वो ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है। प्रोसीजरल मेमोरीज यानी कि जो मोटर स्किल्स और नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जो उसकी जो डेक्लरेटिव मेमोरीज हैं वो प्रभावित होती हैं। एक और चीज जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी वो है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। ये टर्म आपको DSM-5 में भी देखने को मिलेगा। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से ऐसे डिसऑर्डर से हमारा तात्पर्य है जो कि साइकियाट्रिक इलनेस नहीं है, लेकिन ब्रेन में किसी प्रकार की मेडिकल डिसीज है या कोई ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से ब्रेन पर असर आ रहा है और उसके कारण जो मेंटल फंक्शनिंग है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स लिस्ट में दिए गए हैं, यहाँ पर मैं केवल 2 मेन डिसऑर्डर्स को ले रही हूँ जिसकी वजह से ज़्यादातर जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में ज़्यादातर व्यक्ति इन कैटेगरीज में पाए जाते हैं। तो पहला जो
डिसऑर्डर हमने यहाँ पर लिया है वो है अल्जाइमर्स डिसीज। बहुत महत्वपूर्ण और जो डिसऑर्डर ये देखने में आता है उसमें करीब 60 से लेकर 80% व्यक्ति न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स वाले अल्जाइमर डिसीज से पीड़ित होते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, यानी समय के साथ साथ ग्रोथ होती जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि न्यूरल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है लाइक मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज और जो भी दूसरी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो समाप्त होने लगते हैं। और उसके कारण मतलब इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाता। और सबसे ज़्यादा जो भूलने की समस्या जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में देखने में आती है वो अल्जाइमर डिसीज की वजह से देखने में आती है। नेक्स्ट एक और जो डिसऑर्डर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी वो है पार्किंसंस डिसीज। बेसिकली पार्किंसन डिसीज को जाना जाता है मोटर सिस्टम में फेलियर जो होता है वृद्धावस्था में कई इंडिविजुअल्स में देखने में आता है। ये भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और ये जो डिसऑर्डर है बेसिकली ये व्यक्ति के मोटर सिस्टम को प्रभावित करता है, जैसे शरीर में कंपन, लड़खड़ाना या इस तरीके के जो सिम्टम्स देखने में आते हैं। और ये शुरुआती दौर में ऐसा लगता है, लेकिन जो जब पार्किंसन डिसीज स्टार्ट होती है तो लगभग 1 साल के बाद जो थिंकिंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, और जिसमें जो जो डिसऑर्डर है उसकी जो सबसे एडवांस स्टेज होती है उसमें डिमेंशिया या जिसे हम एमनीशिया फॉरगेटिंग कह रहे हैं वो देखने में आता है। तो ये मैंने आपको बताया 2 मेजर डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। DSM-5 में आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स, अच्छा, अब जो अभी तक हमने देखा उसमें जो भी मेडिकल कंडीशंस आई जो कि व्यक्ति पर फॉरगेटिंग पर असर डाल सकती है उसको मैंने यहाँ पर समराइज करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये कंडीशन हो सकती हैं किसी भी प्रकार की ब्रेन इंजरी और ट्रॉमा, किसी भी प्रकार का सदमा या मस्तिष्क में चोट, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, ये किसी डिसीज की वजह से भी हो सकती है और एज के साथ भी हो सकती है। फिर ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स और इन्फेक्शंस इन द ब्रेन, इसके भी कई रीजन हो सकते हैं। किसी भी आमतौर पे चोट ही हो सकती है, लेकिन और भी कोई कुछ ऐसे डिसीज या मेडिकेशन जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है, और इन्फेक्शन होने के भी कई रीजन हो सकते हैं। कई बार कुछ डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड, किडनी और लिवर डिसऑर्डर्स भी जो है वो फॉरगेटिंग की वजह बन सकते हैं कि जो ब्रेन पर प्रभाव डाल रहे होते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मद्यपान, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम होती है। डिलीरियम और विड्रॉल इफेक्ट देखने में आते हैं। साथ ही फॉरगेटिंग कॉग्निटिव डिसऑर्डर आमतौर पर अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से देखने में आते हैं। मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, कई बार गलत दवाइयाँ लेने या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जब ली जाती हैं किसी ऑपरेशन के बाद या कुछ सर्जरी के बाद, तो कई बार ये दवाइयाँ व्यक्ति के सिस्टम पर गलत असर डालती हैं और जो ब्रेन को भी प्रभावित कर सकती हैं और फॉरगेटिंग हो सकती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आता है नॉट ईटिंग एनफ हेल्दी फूड। जैसे हमारे शरीर को एक हेल्दी फूड की जरूरत होती है उसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी हेल्दी सप्लीमेंट्स और हेल्दी फूड्स की जरूरत होती है। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, खास तौर पर विटामिन B12 मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इनकी सीवियर डेफिशिएंसी होने की वजह से ब्रेन पर असर पड़ सकता है जो फॉरगेटिंग का कारण बन सकता है। अब हम आते हैं एंडोजेनिक और इंटरनल फैक्टर्स जिन्हें मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। ये अब नॉर्मल फॉरगेटिंग के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये आपको बाहर से नहीं दिखाई देंगे, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। और ये जो टर्म है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, इससे तात्पर्य है कि आप भूलते हैं क्योंकि आप भूलना चाहते हैं। तो ये भूलना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, रिप्रेशन और सप्रेशन। पहले हम रिप्रेशन को लेते हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो हमारे लिए गिल्ट उत्पन्न कर रहे हैं, हम शेम उत्पन्न कर रहे हैं, किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर रहे हैं जो कि हम अपने चेतन में नहीं लाना चाहते, ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम
अनकॉन्शियसली रिप्रेस कर देते हैं, उसको अपने चेतन स्तर पर नहीं आने देना चाहते। और ये हम जानबूझकर नहीं कर रहे, ये हमारा जो मस्तिष्क है उसको अनकॉन्शियसली अंदर की ओर धकेल रहा है। और इसके ऊपर फ्रॉइड ने एक टर्म जो दिया था, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। फ्रॉइड ये बोलते हैं कि फ्रॉइड एक साइकोएनालिस्ट थे, और उनका ये मानना था कि हमारा जितना भी बिहेवियर होता है वो अचेतन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और फ्रॉइड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा, ये एक रक्षा युक्ति है। और फ्रॉइड कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने कुछ अनुभवों से उत्पन्न इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दबाने की जब बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू फॉरगेट, तो वो इसे रिप्रेस कर देता है। यदि हम ये कहें कि कन्वीनियंट फॉरगेटिंग है तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्शियस नहीं होती, ये अनकॉन्शियस होती है। मतलब व्यक्ति जो है इसे जानबूझकर नहीं कर रहा। तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं। जब बहुत ही ज्यादा कोई पीड़ादायक अनुभव होता है, बहुत ही ज्यादा कोई तनाव उत्पन्न करने वाला अनुभव होता है, व्यक्ति तब उसे भुलाना चाहता है और वो खुद ही इसके बारे में अवेयर नहीं होता। और इसको साइकोएनालिटिक मेथड से इसका एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे फ्री एसोसिएशन या ड्रीम एनालिसिस से इसका पता लगाया जाता है। पर जो रिकॉल किया जाता है, जब प्राणी से इसके बारे में जानने की कोशिश करी जाती है, तो वो फुल ऑफ एरर्स होता है, वो उसका सही रिकॉल नहीं कर पाता। और बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी पेनफुल मेमोरीज के बारे में सोचना नहीं चाहता। और जब वो पेनफुल मेमोरीज वो रिहर्स करना नहीं चाहता, तो समय के साथ साथ वो मेमोरीज फेड हो जाती हैं और फॉरगेटिंग हो जाती हैं। फिर जो दूसरा मैंने अभी आपको बताया था इंटरनल फैक्टर में जो फैक्टर आता है वो है सप्रेशन। सप्रेशन डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट है, यानी कि व्यक्ति जानबूझकर किसी एक्सपीरियंस और अनुभव को अपनी जो चेतना है उससे बाहर रखने की कोशिश करता है। जैसे हम किसी सिचुएशन को नकार देते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो बेसिकली वो डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट है। सप्रेशन जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, और इसमें व्यक्ति भूलने के लिए कोई ना कोई सार्थक प्रयास करता दिखाई देता है। जैसे वो जिस अनुभव से बचना चाहता है, उससे वो किसी न किसी तरीके से ध्यान हटाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसके लिए अप्रिय है, जिसके साथ उसकी दुखद अनुभव जुड़ा हुआ है, तो उसको देख के वो उसे अनदेखा कर देता है या अपना रास्ता बदल देता है। तो इस प्रकार से वो कॉन्शियस एफर्ट करता दिखाई देता है। और इसमें आमतौर पर व्यक्ति के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, नकारात्मक एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे चाइल्डहुड एब्यूज या किसी भी समय किसी तरीके का अब्यूज व्यक्ति के साथ जुड़ा है, तो वो उसे भुलाने के लिए तरह तरीके के एफर्ट करता दिखेगा। तो यदि व्यक्ति के सामने कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, तो वो उसे जानबूझकर अपने चेतन से हटाने की कोशिश करता है, तो इसे सप्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे अभी बात कर रहे थे वो साइकोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक है फ्यूग। फ्यूग में भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है। जब व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एक्सपीरियंस जुड़ा है, तो वो व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी मेमोरी, उस एक अंतराल के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को भूल जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, और उसके पहले और बाद के इंफॉर्मेशन उसे याद रहती है। तो इसी प्रकार से एक सोमेनेबुलिज्म भी एक डिसऑर्डर है। पर अभी आपके लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, तो अभी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। अगले लेक्चर में हम जानेंगे निमोनिक्स। निमोनिक्स कहा जाता है मेमोरी सेविंग टेक्निक्स को, ऐसे टूल्स को जिससे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।